2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं। इस बीच सबकी नजरें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश पे। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां पर 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर रही है। लगातार तमाम दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग हर हफ्ते उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। इसी बीच अखिलेश यादव भी अपने पिता की उस पहचान का फायदा उठाना चाहते हैं जिसके आधार पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को इसके लिए विख्यात और प्रख्यात किया है। अब आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। जी हां, सूत्रों के हवाले से मिली खबरों से पता चला कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच टेलीफोन पर एक लंबी बातचीत होती है और उसके बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन जाती है। यहां पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, जबकि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो दलित वोट बैंक को साधने के लिए आजाद समाज पार्टी को साथ लिया गया है और एक सीट चंद्रशेखर रावण आजाद को देने का ऐलान किया गया है। ऐसे में अब क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की डगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो चुकी है। इस तमाम घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। 62 सीटों पर अमन जी यहाँ पर सपा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 17 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। आजाद को भी एक सीट देने का ऐलान किया गया है। क्या यहाँ पर एनडीए को या यूं कहे कि प्रमुख रूप से भाजपा को घेरने का एक जो चक्रव्यूह है वो तैयार कर लिया गया है? देखिए, जाहिर सी बात है, लगातार इस बात को लेकर जो चर्चा आम थी कि क्या कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन बना है क्या वो कायम रह पाएगा, क्योंकि लगातार खबरें ये आ रही थी कि कांग्रेसी खेमा बहुत ज्यादा नाराज है जो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव से, क्योंकि वो उनको जो है 10 से 11 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं हो रहा है। उसी बीच खबर आती है कि जयंत चौधरी जो है वो पाला बदल कर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर जो 7 सीटें उनको दी गई थी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आ जाती हैं और कुल मिलाकर अगर अभी फिलहाल फिगर देखें तो उसमें 62 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी और उसके साथ में कांग्रेस पार्टी तकरीबन जो है 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आजाद को भी यहाँ पर एक सीट पर जो है उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। तो अपने आप में अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो यह 80 हो जाता है। लेकिन मुझे दिनेश ऐसा लगता है कि अभी इसमें कुछ संभावनाएं हैं जिसके ऊपर बहुत सारा आने वाले दिनों में हमें उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो जो सपा लगातार अपने जो है प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर रही है उसने भी अब तक 3 बार में यानी कि एक बार 16 या 17, एक बार 10 और 11 और एक बार 5 और 6 की यानी कि लगभग 30-32 के आसपास उसने अपने अभी तक प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट किया है। तो ऐसे में अगर वो कहते हैं कि अगर हम 62 पर चुनाव लड़ेंगे तो अभी 30 प्रत्याशियों का चुनाव होना बाकी है या उनके नामों का अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्या कोई बड़ा खेल यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, क्या कोई बड़ा दल उनके साथ में यहाँ पर शामिल होने वाला है, ये एक बात। दूसरी बात की कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि जो अखिलेश यादव के साथ उनकी जो है ट्यूनिंग अच्छी नहीं बन पाएगी, दोनों दल अलग हो जाएंगे। और यूपी में कल देखा भी आपने कि जिस तरह से राहुल गांधी से सवाल भी पूछा गया उसमें भी उन्होंने जो कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एक साथ थे, हैं और रहेंगे और ये चुनाव हम मजबूती के साथ में लड़ते हुए नजर आएंगे। आपने आखिर में पूछा था कि आजाद को भी एक सीट दी गई। देखिए दिनेश जी, जिस तरह से वो अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरह से मजबूत कर रहे हैं यूपी के अंदर, अगर वो एक सीट पे भी चुनाव लड़ते हैं और वो सीट अगर वो जीत जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि संसद के अंदर बोलने का जो लगातार उनका रहा है ख्वाब वो पूरा हो सकता है, क्योंकि आजाद की जो जुबान है, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से अपना तमाम मुद्दों के ऊपर बात रखते हैं, वो ये जरूर हो जाएगा कि एक दलित उभरती हुई जो आवाज है, खासकर युवा है वो, तो ऐसे में एक आवाज अगर लोकसभा के अंदर गूंजेगी तो मेरे ख्याल में दलितों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि भले ही अभी जो कह सकते हैं 17-18% की जो लगभग एक तरफा जो मायावती के पास वोट बैंक है उसमें तो सेंध मारे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो युवा है उनके अंदर आजाद की बहुत अच्छी लोकप्रियता है। तो
हो सकता है कि इस नाते उनको जो सीट उनको दी गई है, हो सकता है वो जीत भी जाए। अब किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है इसका फैसला भी आज या कल में हमारे सामने आ जाए। अमन जी, जिस तरीके से मायावती को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है अखिलेश यादव ने अपने दिल में, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी उनको लेकर कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। क्या यहाँ पर जो 62 सीटें यहाँ अपने खाते में रखी हैं समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जो जयंत चौधरी को 7 सीटें दी गई थी उससे बढ़ाकर 14 सीटें मायावती को देकर क्या अपने खेमे में खींचने की कोशिश करेंगे? क्योंकि दोनों पार्टियों की कोशिश यही है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, दोनों की स्थिति यही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी का किला जो है वो ध्वस्त किया जाए। और क्या इसमें मायावती अहम भूमिका निभा सकती है? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो आपको नजर आता है कि 2014 में मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं और आप देखिए वहां पर उनको एक भी सीट हाथ नहीं आती। ये बताता है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात तो वो करती है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर अब उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता चला जा रहा है। वहीं अगर 2019 की बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ मिलकर वो गठबंधन बनाती है और बुआ भतीजे की जोड़ी लगभग 15 सीटें अपने कब्जे में कर लेती है। तो एक संभावना के तौर पर अगर देखा जाए तो मायावती को यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि लगभग उनके खाते में 10 सीटें आ गई। अगर यहाँ पर भी वो चुनाव साथ में मिलकर लड़ती हुई नजर आए तो एक बार फिर से बीजेपी को यहाँ पर धाराशाही कर सकती हैं और अच्छी खासी सीटों पर मैं देखता हूं दिनेश की यहाँ से वो चुनाव जीत सकती हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 2022 में भी हमने देखा कि वो अकेले चुनाव लड़ी और एक सीट महज विधानसभा की उनको प्राप्त होती है, जो ये बताती है कि वोट बैंक तो उनके पास है लेकिन ये वोट बैंक उनको सीट जिता नहीं पाएगा। इसीलिए अगर वो सपा के साथ आती हैं या जो 3-4 पार्टी मिलकर अगर चुनाव लड़ती हैं, यानी कि अब अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी और जिस तरह से आजाद की पार्टी, बसपा, इसके अलावा पल्लवी पटेल, ये 3-4 लोग जो अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में विपक्ष इस वक्त जुटा हुआ है। राहुल गांधी एक तरफ 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा करने वाले हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस तरीके से अपनी राजनीति को बुन रहे हैं जिससे कि भाजपा की तमाम रणनीतियों को फैल किया जा सके। अमेठी से फिर से हुंकार भरने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी की दिखाई दे रही है अमन जी। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने भी यहाँ पर तंज कसते हुए कहा है कि फिर से मैं चुनौती देती हूँ वो चुनाव लड़े, तो क्या इस बार पहले के मुकाबले इंपैक्ट छोड़ पाएंगे? क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी ने अपनी मौजूदगी जबरदस्त दिखाई है। देखिए बिल्कुल, और स्मृति ईरानी का आप जिक्र कर रहे हैं तो अभी आपने देखा हाल ही में 2 वीडियो उनके सामने आए जिसमें एक जगह वो जाती है, महिला रोती हुई आती है कि जो आवास मुझे सरकार ने दिया वही उसी आवास को फिर ढा भी दिया गया। तो ऐसे तमाम सारे जो कह सकते हैं कि जो खबरें हैं लगातार वहां से आ रही है। खुद स्मृति ईरानी जो सांसद है वहां की, इसके अलावा एक जो शख्स है वो जमीन के बारे में बात करते हैं। और देखिए क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, लेकिन फिर भी उस शख्स की जो मुश्किल है वो आसान नहीं है। तो ऐसे तमाम सारी बातें हैं जो ये बताती हैं कि क्या जो स्मृति ईरानी है उससे जो जनता है अमेठी की वो क्या खुश है। आपने देखा कि जब राहुल गांधी की रैली अमेठी में पहुंचती है तो लोग छतों के ऊपर खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए हार जीत तो एक हिस्सा है और ये लगा रहता है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पर स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की कह सकते हैं 2019 में एक लहर कह लीजिए या कुछ कह लीजिए वहां पर नजर आए, उसमें राहुल गांधी चुनाव हार जाते, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और यहां से चुनाव में जीत भी दर्ज करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर कई सारे विवाद हमने देखे हैं कि बीते दिनों लगातार जो वहां की जनता है उसकी तरफ से देखने को मिले हैं, गुमशुदा के पोस्टर तक देखने को मिले हमें। तो ऐसे में हो सकता है जनता आने वाले दिनों में या खुद जो राहुल गांधी को जिस तरह से सराखों पर बिठाया है जनता ने एक तरीके से अमेठी की, तो वो भी ये फैसला करते हुए नजर आ जाए कि इस बार मैं अमेठी से फिर चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊंगा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं अमेठी का बेटा हूं और अमेठी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, पूरे परिवार को हमारे बहुत सराहा है। तो हो सकता है कि इस नाते वो यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो रायबरेली से अब तक सोनिया गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आती थी वो इस बार नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो राज्यसभा से संसद पहुंच चुकी है। तो ऐसे में रायबरेली की सीट भी खाली है, अमेठी में भी हो सकता है कि वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। और रायबरेली को लेकर लगातार बात चल रही है कि प्रियंका गांधी हो सकता है कि यहाँ से चुनाव में उतरती हुई नजर आ जाए। तो कहना अभी खैर ये मुश्किल है, लेकिन जैसा माहौल लग रहा है उसके हिसाब से ये जरूर कह सकते हैं कि अमेठी में राहुल गांधी जरूर चुनाव में उतर सकते हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर तमाम ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि वे रायबरेली से अपनी माता सोनिया गांधी की सीट पर चुनाव लड़ती नजर आ सकती है। अब देखना यही होगा कि इस सहमति के बाद और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की इस जबरदस्त मौजूदगी के बाद कितना 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर इंडिया गठबंधन कमाल दिखा पाता है। फिलहाल अमन जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।